आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी का जो पेपर है आपके 12 मार्च 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो आपके सामने है। और महत्वपूर्ण ये एक क्वेश्चन पेपर है हिंदी का जिसमें आपके जो 80 नंबर का पेपर आएगा और आपके जो 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और पूरा पेपर आपके इस प्रकार से जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो संपूर्ण जो प्रश्न है उत्तर है वो आप सभी से अच्छे से कर पाएँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। साथ ही अगर आप हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। और बाकी विषय के भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में आपकी जो एक टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है उसको आप ज्वाइन करके गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के और हिंदी के टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो टॉप 3 बच्चे रहेंगे टेस्ट सीरीज़ वाले उन टॉप 3 बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये का पुरस्कार। तो आपका भी अगर इसमें सपना है इस बार है जो टॉप करने का तो इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखना और ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फिर बाद में बाकी क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपके जो व्याकरण की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने कि प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया के जो है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो गुण, दोष हैं, अवस्था है, व्यापार, अमूर्त भाव है, ये सभी जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं ये? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा कर देंगे। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपके 3 प्रकार की होती है जिसमें आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा है। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं आखिर संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा किसी के नाम को जब संज्ञा कहते हैं, जैसे किसी का नाम व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है, किसी गुण का नाम है, जैसे नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपको याद रखनी है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम आ जाए। देश का नाम आ जाए, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, कोई सा भी देश का नाम आ जाए तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में आएगा। शहरों के नाम आ जाए, ठीक है, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा। नदियों के नाम आ जाए, गंगा, यमुना, सरस्वती। पर्वतों के नाम आ जाए, हिमालय, अरावली। और त्योहारों के नाम आ जाए, होली, दिवाली। पुस्तकों के नाम आ जाए, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल। इसके अलावा दिशाओं के नाम आ जाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समाचार पत्रों के नाम आ जाए, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। दिनों के नाम आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। या फिर महीनों के नाम आ जाए जिसमें आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले। तो ये सभी जो आते हैं वो किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये जो नाम दे रखे आपके सामने, व्यक्ति, देश, शहर, नदी, पर्वत, त्योहार, पुस्तक, दिशा, समाचार पत्र, दिन और महीने, ये जो दे रखा है ये जातिवाचक है। लेकिन इनका नाम आ जाए तो वो फिर आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखो शहरों में खूब सारे, किसी भी एक शहर का दिमाग में आपको कुछ फोटो नहीं बना, लेकिन मैं जैसे ही नाम लूँगा उदयपुर, तो आपके दिमाग में जो उदयपुर का फोटो बन जाएगा। झीलों की नगरी कहा जाता है। जैसे मैं किसी का नाम ले लूँ व्यक्ति, अब व्यक्ति का आपको नाम लेते ही किसी का दिमाग फोटो में नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे मैं नाम ले लूँ राम, तो आपके दिमाग में जो राम की फ़ोटो बन जाएगी। या फिर आपके पापा का नाम लेंगे तो आपके पापा की फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये किसी का नाम लेने पे किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपका फ़ोटो बनता है तो वो व्यक्तिवाचक है। और कोई ग्रुप में आता है, जैसे आपके गाय, तो गाय में सभी गायें आ गई, आपके दिमाग में गाय आए अभी, है ना, तो सभी गायें आ गई, जर्सी, होलिस्टीन, देसी, विदेशी, ठीक है, गिर, थार पारकर, जो भी गायें हैं वो सारी गायें इसमें आ गई। तो गाय जो है वो आपके जातिवाचक है, जबकि व्यक्तिवाचक में आपके किसी एक का नाम आता है। तो गाय में हम क्या इसमें देख लेते हैं, जातिवाचक को भी देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति अथवा संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा आदि का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, ये शब्द जो अपनी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें किन किन का नाम क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा जो होती है इसमें वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातु, व्यवसाय, व्यक्ति, नगर और शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे जैसे समूहवाची शब्द के नाम आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहीं से आपके प्रश्न आया था कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों की, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, देख लो हूबहू प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए हैं। और क्रिया आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और यहीं से आपका जो प्रश्न वो आया था। ठीक है, ये हूबहू लाइन आपके उठाकर आपके उस पेपर में दी गई है।
फिर आपका जो अगला प्रश्न है कि ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जो लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं, उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो याद रखना उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का नाम भी आपको याद कर लेना है, निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा और आपके सर्वनाम का जो आपके भेद है वो देख लेते हैं, उनके नाम। एक प्रश्न आपका पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये है सर्वनाम आपके सामने। सर्वनाम जो होता है वो एक तो सब भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति के लिए बचने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ये सभी आपके सर्वनाम की परिभाषाएं और सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के जो भेद है वो आपके 6 भेद हैं। याद रखना सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम आपके 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। फिर आपके आएगा दूसरा संबंध, प्रश्न और निज। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अभी जो आपके क्वेश्चन था वो पीछे वाला वो निजवाचक का जो आपके दे रखा था। तो देख लेते हैं इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है। सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसके स्थान पर किया जाता है तो उसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी वापस 3 प्रकार का होता है, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा आता है निश्चितवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति अथवा पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चित आपको निश्चयवाचक का याद कर रखना है। अपने पास या दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए, एक निश्चित संकेत करने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम काम में लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये काम में लेते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे काम में लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है और जिसके विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ हैं, कोई हैं, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई जो सर्वनाम है इसका प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। कोई उसे बुला रहा है, इसका मतलब वो प्राणीवाचक सर्वनाम है। कुछ पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला हुआ है, ये आपके जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें क्या होता है कि 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला जो नाम होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोनों साथ साथ चलते हैं, जो खाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलेगा वह नहीं डरता है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, इस प्रकार से। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसको अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, किसे, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, ये सभी चीज़ें। निजवाचक सर्वनाम, देखो ये प्रश्न आपके यहाँ से आया था कि निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी किताब से आपके सारे प्रश्न हैं जो व्याकरण के आने वाले हैं। ग्रामर का जो आपका पोर्शन है पूरा इसी जो किताब से आपका संपूर्ण आने वाला है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको अपने ऐप के ऊपर, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ग्रामर के जो टॉपिक है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक अलग से वीडियो भी आने वाला है जो ग्रामर वाला, तो उसको भी अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका पूरा जो ग्रामर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो जिन शब्दों का प्रयोग है जो वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है इनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये आप, अपना, स्वयं, खुद, आप, अपना, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है, क्या है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक मिनट वापस देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है, तो केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया की भी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है करना, अर्थात क्रिया जो होती है वो संस्कृत में जो क्रिया रूप है जो धातु को कहते हैं। और फिर आपकी हिंदी में जो क्रिया को पद का जो मूल रूप होता है उसको धातु होता है। धातु में ना जोड़ने पर हिंदी में क्रियापद बनता है। जैसे उठ में उठना हो जाएगा, पढ़ में पढ़ना हो जाएगा। ये तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद है, तो क्रिया के आप भेद देख लो। क्रिया के भेद है तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और फिर अकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और आपके द्विकर्मक। नेक्स्ट है फिर आपके
क्रिया के भेद जिसमें आपकी संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद दिए गए हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और बात कर लेते हैं काल के आधार पर क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 प्रकार की क्रिया होती है। कर्म पे आधार की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब, एक मिनट, ये जो सकर्मक क्रिया वो 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और आपकी द्विकर्मक। ये उल्टा दे रखा है, इसमें गलत दे रखा है थोड़ा सा। तो सकर्मक क्रिया जो होती है जिसका कर्म के साथ जो संबंध होता है, अर्थात जिस क्रिया का जो फल है वो कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इस में जो फल है, क्रिया का फल, वो कर्ता पे नहीं पड़ के कर्म पे पड़ता है, इसको अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो जब भी आपको इस क्वेश्चन में आपको जो करना कि क्या वाला क्वेश्चन मार्क पूछना कि बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा चित्र बना रहा है। अगर आपको उस लाइन में क्या का उत्तर मिल जाए तो आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे गीता सितार बजा रही है, तो गीता क्या बजा रही है, ठीक है, तो इसमें आपके क्या का उत्तर मिल रहा है, तो ये आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन आपके वापस पूछे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद है, तो ये 2 भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। आपके प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया वाला है ना, ये वाला, कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की संभावना नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, तब क्या का उत्तर नहीं मिलेगा आपको, आशा क्या सोती है, ऐसा आपके कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये सोती है, रोती है, दौड़ती है, खेलती है, ठीक है, तो इसका आपको जो कोई जो प्रभाव नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके प्रश्न यहाँ से आया था कि अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल देख केवल कर्ता पर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो ये आपको अकर्मक क्रिया को याद रखना है। संरचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो अलग अलग 5 प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं। एक तो संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। एक नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसको हम नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे हाथ है, तो हाथ को ही एक क्रिया के रूप में बताना है, तो हत्या, हत्याना हो जाएगा, ठीक है। अपना है तो अपनत्व, अपनाना हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। प्रेरणार्थक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि कर्ता जब स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे से काम करवाता है या प्रेरित करता है उनको काम करने के लिए, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा से आपको नाम याद करना है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि किसी दूसरे से काम करवाने की प्रेरणा होती है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच साहब खुद काम नहीं कर रहे हैं, सरपंच साहब जो नरेगा की लेबर है उससे काम करवा रहे हैं और उनको जो काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये बनवाया जो है, बनवाया, करवाया, लिखवाया, जैसे सीता ने पत्र लिखवाया, तो इसमें लिखवाया, दूसरों से लिखवाया, वो काम खुद नहीं करे, दूसरों से काम करवाते, तो उसमें आपके प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित करके उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ पे क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब 2 क्रियाएं एक संपन्न हुई हो किसी वाक्य में, इसमें एक क्रिया तो भी एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले होने वाली जो क्रिया होती है उसको अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 2 क्रिया एक साथ हो रही है, ठीक है। मैं खाना खाकर सो गया, तो इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक तो खाना खाया और एक सोना। तो लेकिन सोने से पहले एक काम हो चुका है, तो खाना खाकर, तो जिसके पीछे कर लगता है वो जो आती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं उसको। जैसे मैं जो बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, तो इसमें खेल कर जो है आपके पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया के रूप में दिया जाता है। तो यही इसकी पहचान है कि इनमें आपकी जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया होती है इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। वह पढ़कर सो गया, तो इसमें सोने से पहले एक काम हो गया कि वो पढ़ लिया है, तो ये आपके पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। फिर आते हैं आपके कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होते हैं? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे जो बनता है शब्द, इनको कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता चलकर, लिख से लिखना, लिखता लिखकर, ये सभी। और काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। फिर आपका अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यह कि परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके कितने भेद हैं? तो परिमाणवाचक जो विशेषण होता है इसके आपके 2 उपभेद हैं। भेद नहीं, उपभेद पूछा है, तो इसमें आपके 2 उपभेद हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक आपके अनिश्चित परिमाणवाचक, 2 उपभेद इसके होते हैं।
तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है, फिर विशेषण की परिभाषा वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने कई बार वीडियो में बता दिया है। आपके प्रश्न यहीं से बनेगा विशेषण वाला। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ना, उनको विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, या जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। जैसे नीला आकाश, अब नीला जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है, विशेषण है ये, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। इसमें नीला जो विशेषण है और आकाश इसमें विशेष्य हो जाएगा। छोटी पुस्तक, तो छोटी तो आपके इसमें विशेषण हो जाएगा और पुस्तक विशेष्य होगी। भला व्यक्ति, तो इसमें आपके भला जो शब्द है वो आपके विशेषण है, व्यक्ति इसमें विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें छोटी, नीला और भला इसमें विशेषण है, और आपके आकाश, पुस्तक और आपके व्यक्ति है वो आपके विशेष्य हो जाएंगे। हिंदी में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी में विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। संख्या आपको याद कर लेनी है। कौन कौन सी संख्या याद करनी है, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के आपको पता है 3 भेद हैं। संज्ञा के बाद में याद करना है सर्वनाम, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। फिर आता है आपका विशेषण, तो विशेषण के कितना भेद है, तो विशेषण के जो भेद हैं वो आपके विशेषण के 5 भेद हैं। तो अब तक हमने ये 3 चीज़ें तो देख ली, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनके जो 3, संज्ञा के 3 भेद हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं और विशेषण के 5 भेद हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर 5 प्रकार के विशेषण कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो आपके जो प्रश्न पूछा था वो आपके परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके उपभेद पूछे थे कि कितने उपभेद होते हैं। तो सभी देखेंगे हम इसमें एक एक करके। तो गुणवाचक में इसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं, इनको अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो गुण का नाम आ रहा है, ये सभी गुण है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे पुरानी कमीज और काला कुत्ता, मीठा आम, इसके गुणों को बता रहे। संख्यावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, जो विशेषता बताई जाएगी वो आपके संख्या से बताई जाएगी। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, दूसरा, तीसरा या तीनों या 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। अनिश्चयवाचक में कई, अब कई में हमें नहीं पता कि कई में कितने जन आएंगे, ठीक है, तो कई और कई के अलावा और इसमें रहेगा कुछ, बहुत, सब, तो ये सभी जो आएंगे आपके अनिश्चयवाचक में आएंगे। तो अनिश्चयवाचक इसमें विशेषण का उदाहरण है। फिर आएगा आपके परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होगा, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं उनको परिमाण, परिमाण का मतलब भी मात्रा होता है, बोध कराते हैं उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके 2 उपभेद है। क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं, तो 2 उपभेद होते हैं। ये 2 उपभेद कौन कौन से होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित मात्रा का पता लगेगा, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, ये निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, अब थोड़ा में कितना ये पता नहीं, किलो है, आधा किलो है, 10 किलो है, 10,000 किलो है, 10 क्विंटल है, ये पता नहीं है। बहुत, बहुत में कितना है अब ये भी पता नहीं। निश्चित नहीं, मतलब ये अनिश्चित है। ज़्यादा, कम, ये सभी आपके अनिश्चयवाचक जो होगा उसके उदाहरण हैं। फिर आपके संकेतवाचक विशेषण, तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, उनको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ये मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, इसलिए इनको विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, इसमें इन वाक्यों में जो दे रखा है इस, उस और कोई, ये सभी आपके सार्वनामिक जो विशेषण है उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपकी व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे जो मूल शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है लेकिन वाक्य में एक विशेषण का कार्य करते हैं, होती तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लेकिन वो विशेषण का कार्य करते हैं, तो उनको विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी चुनरी, इस प्रकार से आप नाम देखेंगे तो इसमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी एक प्रकार का विशेषण ही है, तो इसकी और विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत परिश्रमी, तो इसमें बहुत शब्द जो होगा वो आपके प्रविशेषण हो जाएगा। शीला अति विनम्र लड़की है, इसमें विनम्र अपने आप में विशेषण है लेकिन इस विनम्र की भी विशेषता कि वो अति विनम्र है,
तो ये अति शब्द आपके प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसमें परिश्रमी और विनम्र तो विशेषण है और अति और बहुत जो दे रखा है वो आपका प्रविशेषण रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। तो प्रकार पूछा है, ठीक है। तो हिंदी में मुख्यतः जो 3 प्रकार के जो उपसर्ग है वो प्रचलित है। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग, एक आपके विदेशी उपसर्ग। 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो ये है आपके उपसर्ग वाला चैप्टर। तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थों को बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें जो उप है वो तो आपका उपसर्ग है और सर्ग शब्द मूल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या निर्माण करना। जैसे एक शब्द है हार, तो हार एक प्रकार का शब्द है, ये मूल शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है? हार का मतलब हारना होता है या फिर इसका अर्थ होता है गले का हार। क्या होता है? गले का हार। तो 2 चीज़ होती है, तो हारना हो जाएगा या फिर एक, इसका अर्थ 2 अर्थ निकलते हैं, या तो हारना इसका मतलब निकलेगा या फिर गले में पहनने वाला एक आभूषण है, हार है। लेकिन इसके आगे हम कुछ शब्द और जोड़ देते हैं, कुछ शब्दांश और जोड़ देते हैं, छोटे छोटे अक्षर इसमें और जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब भी बदल जाएगा। जैसे हार में आ जोड़ेंगे तो ये आहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आहार बन जाएगा। और आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। हार में हम वी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विहार बनेगा। ये क्या बन जाएगा? विहार हो जाएगा। और विहार का मतलब क्या होता है? घूमना। जैसे हार में हम प्र जोड़ेंगे तो ये प्र में क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। और प्रहार का मतलब क्या होता है? मारना होता है, ठीक है। और हार में हम उप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? उपहार बनेगा। तो उपहार का मतलब क्या होता है? कोई गिफ्ट देते हैं वो उपहार होता है, इनाम जैसे भेंट करते हैं वो उपहार हो जाएगा। जैसे आहार, विहार, प्रहार। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें ये उप, आ, इसमें प्र, इसमें वी, इसमें आ, ये सभी जुड़ने से इस हार शब्द का मतलब चेंज हो गया है। पहले इसका मतलब क्या हो रहा था? हारना था, लेकिन अब इसका मतलब बदल चुका है। प्र लगेगा तो इसका मतलब मारना हो जाएगा, ठीक है। हार के उप लगेगा तो उपहार हो जाएगा, कोई इसमें भेंट हो जाएगी। वी जुड़ेगा तो इसमें विहार, घूमना हो जाएगा। आ जुड़ेगा तो इसका आहार, भोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब चेंज हो गया। तो ये जो शब्द हमने जोड़े, उप है, आ है, प्र है, वी है, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। तो इसमें जो शब्द हमने जोड़े इनको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जुड़ते कहाँ पे? शब्द के पहले जुड़ते हैं। शब्द के पहले शब्दांश होते हैं, मतलब पूरा शब्द तो नहीं होता है, शब्द का टुकड़ा होता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और देखो यहाँ से प्रश्न आया था आपके ये कि हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। सेम टू सेम लाइन उठा के आपके प्रश्न पूछा गया था। कौन कौन से उपसर्ग आपके? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो इसमें आपके कई सारे उपसर्ग दे रखे, जैसे अति उपसर्ग, ये संस्कृत का उपसर्ग है। अति, अधि, अनु, अप, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अधिकार में अधि उपसर्ग हैं, अधिकरण में अधि उपसर्ग हैं, अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से अनुकरण, अनुसंधान, इसमें अनुपसर्ग हो जाएगा। अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपव्यय, अप उपसर्ग हैं। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान, इनमें सभी में अभि उपसर्ग हैं। तो समझ में आ गया ये हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। और हिंदी में उपसर्ग होते कितने? तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 से आपको ये संख्या याद रखना है। प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, लेकिन टोटल कितने होते हैं हिंदी में उपसर्ग? तो 22 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न प्रत्यय का है। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का रचना करते हैं उनको कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? तो जो धातु अथवा क्रिया के अंत में, जो क्रिया के अंत में लगता है उसको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और जो धातु और क्रिया को छोड़ के लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो प्रत्यय लगता है उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। धातु क्रिया के साथ में लगता है तो कृदंत प्रत्यय, और क्रिया को छोड़ के लगेगा तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके प्रत्यय दे रखा आपके इसमें। तो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद में लगकर, कहाँ लगकर? बाद में या अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और आपके विदेशी प्रत्यय। फिर जो हमारा हिंदी प्रत्यय है वो अपने 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और आपका तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है वो आपकी क्रिया के बाद में लगता है, क्रिया के बाद में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद में जो प्रत्यय लगता है उसको अपन तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो 3 प्रकार के आपके इसमें प्रत्यय दे रखे हैं। हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
तो वे शब्द, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्ययों से संज्ञा विशेषण की रचना भी होती है। और इसके बाद में आपके कृत प्रत्यय के बाद में आता है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय को भी देख लेते हैं। ये रहा तदित प्रत्यय, यानी कि क्रिया को छोड़ करके जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उनको तदित प्रत्यय कहा जाता है। तदित नाम याद रखना है, जिसमें क्रिया को छोड़ करके वो कहीं से भी जो प्रत्यय बनेगा तो उसको अपन तदित प्रत्यय कहेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि यण संधि को आपके उदाहरण से ही समझाना है कि यण संधि के आपको उदाहरण बताना है। तो आइए इस संधि के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? योग या मेल। और इसमें आपको बताना है कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है योग या मेल। दो ध्वनियों के परस्पर वर्णों का मेल जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण पास पास आते तो या मिलते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। तो वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको वर्ण को विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर अलग अलग परिभाषा दे रखी है। जैसे आपके इसमें संधि के प्रकार पूछेगी तो संधि के 3 भेद है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। 3 भेद कौन कौन से? तो 3 भेदों के नाम आपको याद रखना है। स्वर संधि सबसे पहले आएगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमारी जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि के वापस है जो 5 भेद है। तो स्वर संधि में क्या होगा? दोनों जो वर्ण होंगे, दोनों जो अक्षर होंगे वो स्वर ही होंगे। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? फिर 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से? एक तो आपको नाम याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, एक तो नाम हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद में गुण स्वर संधि, गुण के बाद में वृद्धि है। ठीक है, गुण के बाद में वृद्धि है और वृद्धि के बाद में यण है और यण के बाद में अयादि है। ये 5 प्रकार की संधि होती है स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो एक जैसे स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, अ या आ मिलकर आ हो जाएगा, आ या अ मिलकर आ होगा और आ मिलकर आ हो जाता है। जैसे भोजन प्लस आलय का भोजनालय हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी का विद्यार्थी हो जाएगा, महा प्लस आत्मा का महात्मा हो जाएगा। इसी प्रकार से ई बनकर बड़ी ईब हो जाती है। गिरी प्लस इंद्र का गिरीन्द्र हो जाएगा, मही प्लस इंद्र का महेंद्र होगा, रजनी प्लस ईश का रजनीश हो जाएगा। ऊ बनकर बड़ा ऊ बन जाता है। छोटा और बड़ा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। तो भानु प्लस उदय का भानुदय हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव का वधुत्सव होगा और भू प्लस ऊर्जा का भुर्जा हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में जब आपके अ आ ई और ऊ के बाद में कोई इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए तो फिर ये क्या हो जाते हैं? ये चेंज हो जाते हैं। आ के बाद में कोई असमान स्वर वो ए बन जाएगा। अ या आ के बाद में कोई समान स्वर आता है तो वो क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, आ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो और आ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ई का जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो ए बन जाएगा। और ऊ होगा अगर इसके बाद में तो वो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। और री होगा तो अर बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देव प्लस इंद्र, इसमें आपके अ प्लस ई बन के ए हो रहा है। अ प्लस ई बन के ए हो रहा है तो देव प्लस इंद्र का देवेंद्र हो जाएगा। अ प्लस बड़ी ई का आई बन रहा है। ठीक है, ए बन रहा है तो गण प्लस ईश का गणेश हो जाएगा। यथा प्लस इष्ट का यथेष्ट हो जाएगा। रमेश का रमा प्लस ईश हो जाएगा। ऊ की बात करें तो जैसे वीर प्लस उचित, इसमें अ और ऊ मिलकर क्या बना रहे? अ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे तो अ और ऊ मिलकर इसमें ओ हो जाएगा तो वीर प्लस उचित का वीरोचित हो जाएगा। जैसे अ और ऊ मिलकर ओ हो रहा है तो इसमें जल प्लस उर्मी का जलोर्मी हो जाएगा। आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे तो महा प्लस उत्सव का महोत्सव हो जाएगा। तो ये सभी ये जो गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि के बाद में आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं और अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो उसका ऐ हो जाएगा। और औ के बाद में कोई और इसमें आपके जो आएगा तो उसका औ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ये एक का हो जाएगा 1 + 1, सदैव का हो जाएगा सदा +1। ये इंपॉर्टेंट है, वही इसमें देख रहे हैं। फिर आती है यण संधि। तो यण संधि में ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है। ई और ई के बाद में कोई अलग स्वर आएगा तो उसका जो बन जाएगा य बनेगा। और ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा, यानी कि ऊ और ऊ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आएगा तो उसका व बनेगा। और री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो उसका र बन जाएगा। जैसे ई और अ बनकर य बनता है तो ये अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। अ और आ, ई और आ मिलकर या बनता है तो इति प्लस आदि का इत्यादि हो जाएगा।
जैसे अपने जो फेमस जो इसका जो क्वेश्चन है वो सु प्लस आगत वाला है, स्वागत वाला है। तो सु प्लस आगत का स्वागत हो जाएगा, क्योंकि उ और आ मिलकर वाह बनाते हैं। तो सु प्लस आगत का स्वागत हो जाएगा। ये स आधा हो जाएगा और ये आ की मात्रा व में लग जाएगी। सु प्लस अच का स्वच्छ हो जाएगा। प्रत्यय का प्रति प्लस एक हो जाएगा। ठीक है। अन्वेंशन का आपके अनु प्लस ऐशन हो जाएगा। पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। अयादि संधि में ए और आई और औ के बाद में कोई बिन्स हो रहा है तो ए का अय होगा, आई का आय होगा और ओ का औ होगा और औ का आव होगा। जैसे नयन, तो नयन का क्या हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा। नायक, तो नायक का हो जाएगा नई प्लस अक। पवन, तो पो प्लस अन हो जाएगा। पावक, पौ प्लस अक आएगा इसका। तो ये आपके जो 5 प्रकार की जो स्वर संधि है उसके भेद है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि द्विगु और द्वंद्व समास में आपको अंतर बताना है। फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपने समास वाला है। समास वाले में आपको क्या देखना है, समास की परिभाषा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और मेल के विभक्ति चिन्हों को लोप इसमें हो जाता है। तो समास जो इसकी परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा इसमें 2 पद होते हैं। समस्त पद के 2 पद होते हैं। मुख्य पद मतलब 2 पद होते हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर में पूजा पूर्व पद है और घर इसमें उत्तर पद है। समास विग्रह क्या हो जाएगा, पूजा के लिए घर। माता पिता में माता पूर्व पद है और पिता उत्तर पद है, तो माता और पिता इसका समास विग्रह होगा। नवरत्न, नव और रत्न, नव इसमें पूर्व पद है और रत्न इसमें उत्तर पद है, तो 9 रत्नों का समूह इसमें समास विग्रह होगा। तो समास के कितने भेद है, तो मुख्यतः समास के टोटल जो समास के जो 4 भेद होते हैं, लेकिन फिर बाद में जो 2 भेद आपके उपभेद माने गए हैं। तो जिन आप अगर जिसमें 4 लिखोगे तो भी ठीक है और 6 लिखोगे तो भी ठीक है, दोनों सही माने जाएंगे। मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन बाद में जो 2 वो इसमें आपके उपभेद और माने जाते हैं। तो ये 2 शब्दों में समास होता है जिनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के ये भेद किए जाते हैं। तो जिस शब्द का पहला पद प्रधान होता है उसको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जिस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। पहला पद अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष है, और दोनों ही पद प्रधान है तो आपको द्वंद्व करेंगे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसको अपन बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है उसके फिर 2 आपके उपभेद माने गए हैं। टोटल 4 समास हैं, 4 आपको नाम बता दिया। इसमें आपके एक अव्ययीभाव के बाद में आपके तत्पुरुष, फिर आपके द्वंद्व, और फिर द्वंद्व के बाद में फिर आपके द्वंद्व के बाद में आपका नाम आता है बहुब्रीहि समास। पहला पद प्रधान अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों प्रधान द्वंद्व, अन्य पद प्रधान तो आपके बहुब्रीहि हो जाएगा। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, किंतु वो स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो विवेचन के लिए हम यहाँ पे 6 प्रकार के जो समास का अध्ययन करेंगे, इनके 6 प्रकार के आपके समास इसमें दे रखे हैं। तो आप 6 लिखेंगे परीक्षा में आ जाए तो भी सही मानेंगे, और 4 लिखेंगे तो भी आपके सही मानेंगे। लेकिन आप 6 लिखना इसमें कि समास के 6 भेद हैं, ठीक है। 4 मत लिखना, 6 लिखना। अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद है जो प्रधान होता है, अवयव के रूप में आपके देखने को मिलती है। जैसे यथाशक्ति, आपके यथा समय, यथा संभव, भरपेट, आजीवन, आजन्म, ये सभी आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। फिर आपके तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद जो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इस प्रकार से कुछ उदाहरण इसमें दे रखे हैं। तत्पुरुष के बाद में आता है कर्मधारय, जिसमें आपके पहला पद, दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का होता है, उपमान और उपमेय होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। एक विशेषण शब्द होता है इसमें आपके, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, प्राण प्रिय, प्राण है प्रिय है जो प्राणों को, ये आपके विशेषण विशेष्य हैं, ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास में पहला पद आपके संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो पहला पद अगर आपके संख्यावाची है, इसका मतलब आपके द्विगु समास है। और जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्ताह, 7 आहतों का समूह, और त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। इसमें देखो पहला शब्द आपके नंबर आ रहा है, संख्या आ रही है, तो इसको अपन द्विगु समास। अब द्विगु में भी द्वि आ रहा है, देखो, तो द्विगु में भी जब द्वि आ रहा है तो ये जो द्वि शब्द है वो आपका एक प्रकार से क्या है, वो भी आपका एक प्रकार से संख्या ही है। तो पहला पद क्या हो जाएगा इसमें आपके
पहला पद संख्यावाची होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। नवरत्न है, शताब्दी है, त्रिभुज है, पंचरात्रि है, कुछ है जो प्रमुख शब्द हैं जैसे पक्षद्वय है, लेखक द्वय है, संकलन द्वय है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ये बाद में आता है इनके, तो उनको भी हम संख्यावाची के रूप में मानेंगे, उनको द्विगु समास ही मानेंगे। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है, ये ऐसा निशान देखने को मिलता है। और इनका समास वगैरह करेंगे तो इसमें आपके और, या, अथवा, एवं इनका प्रयोग करता है। जैसे रात दिन, तो रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ हानि, लाभ या हानि, आना जाना, आना या जाना। और कोई अन्य पद प्रधान है तो वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अगर समास प्रधान नहीं है और कोई अलग ही अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि जिसका पेट बड़ा है उसको क्या कहते हैं, गणेश जी कहते हैं, यानी कि वो गणेश जी के अर्थ दे रहे हैं। घनश्याम, गण जैसा श्याम अर्थात भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है घनश्याम। नीलकंठ, नीलकंठ महादेव, तो ये नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी को कहा जाता है। दशानंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात जिसके 10 सिर हैं, इसका मतलब वो रावण को बारे में कहा जा रहा है। गजानन, गज के समान आनंद वाला, अर्थात जिनका मुंह जो है वो हाथी की मुंह जैसा है, तो वो कौन है, गणेश जी हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन यानी कि आंखें जिनके, त्रिनेत्र वाले कौन है, शिव जी। और हंस वाहिनी, जिनका वाहन हंस है, तो वो माता सरस्वती हैं, तो सरस्वती इसका उत्तर रहेगा। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी, है ना, तो ये आपको नाम सुने होगा। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं अर्थात भगवान विष्णु। तो कुछ इस प्रकार से जो आपको समास देख लेना है। फिर आपके इसमें अंतर पूछा गया था, द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है वो आपके इसमें पूछा गया था। फिर आपके अगला एक प्रश्न आएगा कि मुहावरे का, तो मुहावरे का अर्थ लिखना है इसमें आपके कि कीचड़ उछालना, तो कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि बेइज्जत करना। क्या होगा, बेइज्जत करना या अपमान करना, ठीक है, बेइज्जत करना, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपमान करना, ठीक है, ये कीचड़ उछालने का जो एक मुहावरे का अर्थ होता है। तो यहाँ पर दे रखा आपकी देखो, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपमानित करना या फिर बेइज्जत करना, ठीक है। तो ये है आपके कीचड़ उछालना। आपके अगर आप प्रश्न आ जाए कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो तैयार होना। क्या आप सभी अपने हिंदी के पेपर के लिए कमर कस चुके हैं, तो बिल्कुल हम सभी जो हिंदी के पेपर के लिए कमर कस चुके हैं, हमें जो बिल्कुल तैयार है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान पर जूंग तक नहीं रेंग रही है ना, तो इनका कोई असर नहीं पड़ रहा है कि 12 तारीख को पेपर है तो होने तो कोई लेना देना नहीं है, पढ़े हैं आराम से, है ना, बैठे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो अभ्यास के लिए इसमें इधर उधर रोज़ वीडियो देख रहे हैं ताकि उनके अच्छे नंबर आएँ, लेकिन कुछ बच्चों की जो कान पर जू तक जो नहीं रेंग रही है, इसका मतलब इनके कोई असर नहीं पड़ रहा है। और कुछ बच्चे तो किताबी कीड़े ही बने गए हैं ना, किताबी कीड़े बने हुए हैं, इनके हर समय वो पढ़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। और कुछ जो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, केवल बस कागजी कार्रवाई करना, इसका मतलब क्या होता है, कागजी कार्रवाई करना। कान पकड़ना मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। कमर कसना का क्या हो जाएगा, तैयार होना। इसके अलावा आँखों का तारा, आँखों का तारा क्या होता है, आँखों का तारा होता है आपके आँखों का तारा यानी कि आपके बहुत प्यारा। आँखों का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। आँखों का तारा बहुत प्यारा, अत्यंत प्यारा, ये भी आपके अच्छे से याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फिर आपकी ईद का चांद होना, तो ईद का चांद का मतलब बहुत दिनों के बाद में दिखाई देना, ठीक है। और फिर आइए किताब के कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना परीक्षा से पहले, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा कि बाल गोविंद पाठ जो है भगत हैं, उस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया। एक तो आपको ये बताना है, एक नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पहुँच कर किस भाव को दर्शाया है। तो ये दोनों जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लें। अगला प्रश्न आपका है कि ये कहानी यह भी, इसमें पाठ में जो मनु भंडारी है इसने किस किस का जो प्रभाव इस पर जो किस किस का जो प्रभाव वो अधिक उभर कर आया है वो आपको वर्णन करना है। इसके अलावा कमेंट करके बताना देखिए कि मनु भंडारी का जो एक तो जन्म कहाँ हुआ था और एक इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ पर हुई थी। कमेंट करके बताना कि मनु भंडारी का जन्म और शिक्षा कहाँ पर हुई थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना ताकि मेरे को पता चलेगा कि किन किन जो बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। 38-39 मिनट तक वीडियो हो चुका है, तो यहाँ तक किस किसने वीडियो देखा, अपना इन प्रश्न का उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। गोपियों ने हरील की लकड़ी किसको कहा है, गोपियों ने हरील की लकड़ी किसको कहा है, वर्णन कर किसको बताना है।
फिर आपके अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है कि नेताजी कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया, एक तो इसका वर्णन करना है। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर से छोड़कर चल दूंगा, बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा। और लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया, वर्णन करना है। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया, इसका वर्णन करना है। और संगतकार कविता में किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया है। इसके अलावा आपके जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर ये 14, माता का अंचल पाठ शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करना है। और कवि जो सूरदास हैं इनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन संक्षेप में करना है। या फिर आप जो मनु भंडारी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उनका वर्णन करेंगे। फिर आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संगीत एक आराधना है कैसे, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। और आत्मकथ्य कविता का जो मूल भाव इसको स्पष्ट करना है, 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। उत्साह कविता के माध्यम से उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है, वर्णन करना है। बात कर लेते हैं निबंध की, तो 6 नंबर का आपकी निबंध आएगा। ठीक है, निबंध कितने नंबर का आएगा आपके, निबंध आएगा आपके 6 नंबर का। इसमें आपके जीवन में शिक्षा का महत्व है, वैश्विक महंगाई है, टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना। स्वस्थ जीवन का सुख का आधार है, और मेरे प्रिय कवि। इसके अलावा आपको प्रार्थना पत्र कौन कौन से तैयार करने हैं, तो स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर नरेंद्र मानकर अपने प्रधानाचार्य महोदय को खेल सामग्री मंगवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर इसका अथवा में आप लिखेंगे स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। और विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन आपको लिखना है, दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। मैंने पूरा विज्ञापन आपको बता रखा है एक वीडियो में, वो आप देख लेना, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे करवा रखा है। वसंत ऋतु में विद्यालय में उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए एक विज्ञापन को तैयार करना है। तो 4 नंबर का एक विज्ञापन आपके आएगा, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर आपका एक अपठित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जैसा भय तो नहीं है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जैसा भय तो नहीं रहा, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश का दूसरे देश से भय के स्थायी कारण का प्रतिष्ठित हो गए। सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। और सार्वभौम वर्णवर्ती का अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उनके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। इस युग में दोनों विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान में अर्थोन्माद का जो शासन है वो बेहतर रखने का लिए जो छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर जो छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो गद्यांश क्या लिखेंगे, गद्यांश लिखेंगे इसमें आपको भय। तो एक देश को दूसरे देश के भय के कारण कैसे हो गए वो, तो वो कैसे हो गए, सारे के सारे निर्बल हो गए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे हो गए, वो भय के कारण हो गए, तो वो एक स्थायी हो गए। ठीक है, भय के स्थायी कारण क्या हो गए, तो भय के स्थायी कारण क्या हो गए आपके, यहाँ पे स्थायी लिखना आपको। ठीक है, तो भय के कारण कैसे हो गए आपके, स्थायी हो गए हैं। नेक्स्ट है सबल निर्बल देशों के बीच अनवरत चलती रहती है, तो शोषण की प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है फिर आपके छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है, तो ये छात्र धर्म से, एक मिनट, छात्रवृत्ति किस धर्म से भिन्न है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये छात्र जो वृत्ति है वो वर्णवृत्ति से अनर्थ कभी न होता। तो छात्रवृत्ति इसमें आपको जो लिखा हुआ है इसमें आपको वर्णवृत्ति इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपके ये दूसरा आएगा अपठित गद्यांश, इसको पढ़ करके इस 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये पूरी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, डाउनलोड कर लेना। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस विभीषिका का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो हिरोशिमा का जो परमाणु विस्फोट है इसका जो वर्णन इसमें किया गया है। फिर आपके प्रश्न कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये माता का अंचल जो पाठ है उससे ली गई है। कमेंट करके बता रहे हैं कि माता का अंचल जो पाठ है उसके लेखक कौन है। ठीक है, माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और
इस पाठ में लेखक को उसके पिताजी किस नाम से पुकारते थे, वो भी आप कमेंट करके बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप ये जो अपने ऐप के ऊपर जो आप टेस्ट सीरीज उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और इसी प्रकार के और वीडियो आपके सभी विषय के मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और हिंदी के कई सारे टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है, तो उन टेस्टों को आप ज़रूर देना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको देना, क्योंकि ऐप मात्र 49 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है।